साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एक दो दिन का गैप हो गया था जीके एंड करंट अफेयर्स वाले सेशन का। उस बीच हमने सीडीपी वाला सेशन यानी कि शिक्षण कौशल के 10 नंबर जो सुपर टेट में पूछे जाते हैं उसकी वीडियो भी आप सभी को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। डेमो क्लास के रूप में आप उसको समझ लीजिए। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आप सभी को वीडियो मिल जाएगी। आप सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ आप देखेंगे कि वैदिक कालीन भारत की शिक्षा पद्धति पर एक वीडियो हमने कंप्लीटली आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसी कारण से ये वाली वीडियो थोड़ा सा एक दिन के लिए डिले हो गया था। तो आज एक बार फिर से हम सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग सेशन को ढेर सारा प्यार देंगे। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार फिर से सुपर टेट जीके एंड करंट अफेयर्स के टॉप 30 सवालों की श्रृंखला में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे। सेशन शुरू होता है। सवाल पहला है कि सिपरी द्वारा 2026 में जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक आर्म्स इंपोर्टर देश कौन सा है। हथियार आयातक देश यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा होगा। यहाँ पर आप सभी का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइज? यहाँ पर आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही कर देंगे आप सभी? भारत यहाँ पर आप सभी का जवाब सही हो जाएगा। इसके विषय में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एडिशनल हम सभी लोग प्राप्त कर लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आएंगे तो स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी का फुल फॉर्म यही हो जाएगा, स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद सऊदी अरब और कतर का स्थान है। भारत अपने अधिकांश हथियार रूस, फ्रांस और अमेरिका से खरीदता है। हथियारों के निर्यात के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? हथियारों के निर्यातक देशों में अमेरिका है। हथियारों के निर्यातक देशों में। सवाल नंबर दूसरे पर चलेंगे। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित राज्य का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे इन दो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जब भी बात आएगी गंगा एक्सप्रेसवे तो आप सभी को पता है कि प्रयागराज को कनेक्ट कर दीजिएगा। किससे भाई? मेरठ से आप प्रयागराज को कनेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मेरठ और प्रयागराज। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो पश्चिमी यूपी के मेरठ को पूर्वी यूपी के प्रयागराज से जोड़ने का काम करता है। यानी कि एक आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा और एक आप देखिएगा यहीं पर प्रयागराज इसका पूर्वी हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर के गुजरता है और कह रहा है इसके निर्माण से मेरठ से प्रयागराज की यात्रा का समय 11 घंटे से घटकर 6 से 7 घंटे रह गया है। इसे शाहजहांपुर में आपातकालीन हवाई पट्टी के साथ विकसित किया गया है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आता है कौन सा? तीसरे नंबर का। कह रहा भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए कौन सा आधिकारिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया भाई? किसके लिए यहाँ पर कह रहा है? कह रहा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए कौन सा आधिकारिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? बस खाली शिकायत के लिए लॉन्च एवर किया गया है। फिलहाल यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कौन सा? उत्तर हो जाएगा सी विजिल। यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी विजिल। यहाँ पर राइट ऑप्शन आप सभी का सी विकल्प हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग ने नागरिकों को चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन जैसे कि पैसे बांटना, फर्जी वोटिंग करना, वो सरकार बांट सकती है ना। इसकी लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए सी विजिल एक ऐप विकसित किया गया। इस ऐप पर शिकायत दर्ज करने के ठीक 100 मिनट के भीतर चुनाव आयोग की टीम कार्रवाई करती है। सुविधा पोर्टल उम्मीदवारों के नामांकन और रैलियों की अनुमति के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर चौथे नंबर का सवाल है। कह रहा मई 2026 में डेनमार्क में आयोजित प्रतिष्ठित थॉमस और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? अब तक जितने भी सेशन मैंने किया है लगभग ये जो कप से रिलेटेड बातें हैं, चाहे वो थॉमस कप हो चाहे वो उबेर कप हो, इससे रिलेटेड आपको बातें तो मैंने बताया ही है। लगभग हर वीडियो में यह चर्चा हमने करी है। यहाँ पर एक बार फिर से आपका उत्तर सही होता है कौन सा? बैडमिंटन से रिलेटेड है। एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। थॉमस कप पुरुषों के लिए और उबेर कप किसके लिए होता है? महिलाओं के बैडमिंटन खेल की सबसे बड़ी वैश्विक टीम चैंपियनशिप है। मई 2026 में इसका आयोजन डेनमार्क के होर्सेस शहर में हुआ था और भारत ने 2022 में बैंकॉक में इंडोनेशिया को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता था। आगे देखिएगा,
5वें नंबर पर जाएंगे, जापान और नासा के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित दुनिया के पहले लकड़ी से बने कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया है। किसकी बात ये कह रहा है कि यहाँ पर बात कह रहा है कि जापान और नासा के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित दुनिया के पहले लकड़ी के बने कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो लकड़ी के बने कृत्रिम उपग्रह की बात करेंगे तो लिग्नोसैट हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ए विकल्प आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। अब इसमें देखेंगे तो अंतरिक्ष कचरे इस समस्या को हल करने के लिए क्योटो विश्वविद्यालय, जापान और नासा ने लिग्नोसैट नामक एक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है। इसे विशेष रूप से मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है, जो अंतरिक्ष के निर्वात में भी नष्ट नहीं होती। अपनी कक्षा पूरी करने के बाद यह उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा और कोई भी हानिकारक कण नहीं छोड़ेगा। आगे समझिएगा, सवाल है 6वें नंबर का कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों में पड़ी लावारिस जमा राशि का पता लगाने के लिए कौन सा केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। जी हाँ, जो बैंकों में लावारिस पड़े पैसे हैं उनकी जांच करने के लिए कह रहा कि कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीकृत, तो उसका नाम है कौन सा, उद्गम वेब पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है। कौन सा, उद्गम को लॉन्च किया गया है। आरबीआई ने उद्गम यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, है ना, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा उद्गम का पूरा मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पर। तो उद्गम का पूरा मतलब हो जा रहा है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से आम नागरिक ही एक ही स्थान पर कई बैंकों में पड़ी अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की पुरानी लावारिस जमा राशि जो 10 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है उसको खोज सकते हैं। आगे देखिएगा, सवाल आता है, आप लोग भी देखिए, अगर क्या पता कोनो बुढ़वा सनका रहा हो जमा करके भूल गया हो सकता है कि थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा। आगे कह रहा है 7वें में, भारत का पहला जियो पार्क किस राज्य के लम्हेटा गांव में स्थापित किया जा रहा है। इस गांव के, तो मध्य प्रदेश के लम्हेटा में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, सी विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। देखिए, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित लम्हेटा गांव में स्थापित किया गया है। यह स्थान भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ डायनासोर के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। जियो पार्क यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां भूवैज्ञानिक विरासत को संरक्षित किया जाता है, उसी को जियो पार्क कहा जाता है। और भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के कहां प्राप्त हो गया है, लमेटा गांव में प्राप्त हुआ है। आगे बढ़िएगा, 8वें नंबर के सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। 8वें नंबर के सवाल की बात करेंगे तो कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का मुख्य प्रावधान क्या है। तो खेत सुरक्षा योजना का मुख्य प्रावधान है खेतों के चारों ओर कम वोल्टेज का सौर बाड़ लगाना। आइए बताता हूं इसके विषय में। छुट्टा जानवरों, नीलगाय, सुअर इत्यादि से फसलों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है। इसके तहत खेतों के चारों ओर एक 12 वोल्ट की सौर बाड़, सोलर फेंसिंग लगाई जाती है। जानवर के बाड़ को छूने पर उसे हल्का सा झटका लगता है और सायरन बजने लगता है, जिससे जानवर बिना घायल हुए भी क्या होते हैं, भाग जाते हैं। आगे देखिएगा, सवाल आता है कौन सा, 9वें का। भारत सरकार द्वारा सभी नियमित टीकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कोविन तर्ज पर, कोविड के तर्ज पर कौन सा नया पोर्टल, कोविन जो कोविड के टाइम पर लाया गया था, कोविन एप्लीकेशन लाया गया था, उसी तरीके से कह रहा है कोविन की तर्ज पर कौन सा नया पोर्टल शुरू किया गया है। यहाँ पर है यूविन, है ना। कोविन की बजाय अब नया पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया है, यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नियमित टीकाकरण जैसे कि पोलियो, बीसीजी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल हर गर्भवती महिला और नवजात शिशु को ट्रैक करेगा और उनके टीकाकरण का डिजिटल सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। यह भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को पूरी तरह से डिजिटल बना देगा। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है कौन सा, 10वें, प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किसकी बात कह रहा है, एबल प्राइज की बात कह रहा है। प्रतिष्ठित एबल प्राइज नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मान है ये है भैया गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च ये सम्मान होता है अंतरराष्ट्रीय। आगे, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एबल को क्या कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह नॉर्वे सरकार द्वारा प्रसिद्ध नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल की स्मृति में दिया जाता है। 2007 में भारतीय मूल के गणितज्ञ श्रीनिवास यस आर वर्धन को भी इस सम्मान से नवाजा जा चुका है।
आइए 11 नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे अपन। 11 में कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 2026 में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के छठे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सवाल क्या कह रहा है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 2026 में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के छठवें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये भारत का पड़ोसी कौन सा है भाई, थाईलैंड है वो भारत का पड़ोसी जिसने ये मेजबानी करने का काम किया है। देखिए थाईलैंड, भारत बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 देशों के समूह बिम्स्टेक के छठवें शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2026 में थाईलैंड द्वारा की गई है। तो पहले तो आप ये समझ जाइएगा कि बिम्स्टेक किन देशों का समूह होता है। तो जो बिम्स्टेक होता है ये जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए 7 देशों का समूह होता है जो बिम्स्टेक कहलाता है। इसके छठवें शिखर सम्मेलन की मेजबानी थाईलैंड द्वारा की गई है। इस समूह में भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 7 देशों का ये जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये देश बिम्स्टेक के अंतर्गत आते हैं। पाकिस्तान इस समूह का सदस्य नहीं, इसलिए भारत सार्क के बजाय बिम्स्टेक को अधिक महत्व दे रहा है। इसका सचिवालय कहां पर है भाई, बिम्स्टेक का ढाका बांग्लादेश के अंदर इसका सचिवालय। आगे देखिएगा सवाल आता है कौन सा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित शाकुंभरी देवी मंदिर के कायाकल्प और कॉरिडोर निर्माण को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाएगा कौन सा, सहारनपुर। शाकुंभरी देवी जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है, सहारनपुर के अंदर स्थित है। राज्य सरकार ने उसके जीर्णोद्धार को लेकर के पहल की हुई है। मां शाकुंभरी देवी का ऐतिहासिक और सिद्ध पीठ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। राज्य सरकार ने यहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर शाकुंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। नवरात्रि के दौरान लगने वाले विशाल मेले में श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके, इसी उद्देश्य से। सवाल अगला आपके स्क्रीन पर आता है कौन सा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, तो अनुच्छेद 263 के तहत ऐसा गठन किया जाता है। आगे देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद के गठन का अधिकार है। इस परिषद की स्थापना पहली बार 1990 में सरकरिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इस परिषद का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय जल विवादों के समाधान से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अंतरराज्यीय जल विवादों के समाधान से संबंधित कौन सा है, 262 है। सवाल अगला आपके स्क्रीन पर आता है कौन सा, 14 नंबर का। कह रहा है भारतीय दर्शन में स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत किस प्राचीन धर्म की मूल दार्शनिक विशेषता है। तो स्यादवाद की बात करें या अनेकांतवाद की बात करें तो ये जैन धर्म की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। आइए, स्यादवाद का मतलब है जिसे सप्तभंगी नय भी कहा जाता है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु के बारे में हमारा ज्ञान हमेशा सापेक्ष और आंशिक होता है। कोई भी एक विचार पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। अनेकांतवाद का अर्थ है कि वास्तविकता के अनंत पहलू होते हैं। और बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत कौन सा है, तो प्रतीत के समुत्पाद है और अष्टांगिक मार्ग है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलिएगा, सवाल नंबर आपका शुरू होता है कौन सा, सेशन में शुरू हो गया 15 नंबर का सवाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतर गांव का मंदिर जो अपनी नक्काशीदार ईंटों के लिए प्रसिद्ध है, किस साम्राज्य के दौरान बनाया गया है। इस पर एक सवाल और हम लोगों ने किया हुआ है, आपको याद होगा, इसकी वास्तुकला को लेकर के हम लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पर आप सभी का उत्तर कौन सा सही हो जाता है भाई, गुप्त काल के द्वारा। गुप्त काल के द्वारा कानपुर जिले का भीतर गांव मंदिर 5वीं शताब्दी गुप्त काल में बनाया गया था। यह भारत में पकी हुई ईंटों से बना सबसे प्राचीन और सुरक्षित शिखरदार हिंदू मंदिर है। और इस मंदिर की दीवारों पर शिव, पार्वती, विष्णु, रामायण महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। यह आप सभी ने इसका अध्ययन किया ही होगा। आगे सवाल आता है कौन सा, 16, सारगैसो सागर जिसकी कोई भी स्थलीय तटरेखा नहीं है, किस महासागर के मध्य में स्थित है। इसकी बात यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर बात कह रहा है सारगैसो सागर की बात कह रहा है कि जिसकी कोई भी स्थलीय तटरेखा नहीं है वो किस महासागर के मध्य में स्थित है। तो सारगैसो की बात करेंगे तो ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई, उत्तरी अटलांटिक में स्थित है सारगैसो सागर, उत्तरी अटलांटिक में। ये एक विशाल जल क्षेत्र है जो चारों ओर से समुद्री जलधाराओं यानी गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा इत्यादि से घिरा हुआ है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई भी जमीनी तटरेखा नहीं है।
और इसका नाम यहाँ पाई जाने वाली एक विशेष तैरती हुई समुद्री घास जो सारगैसम होता है उसके नाम पर पड़ा है। इस सागर का जल बहुत शांत और अत्यधिक खारा होता है। ये जो सारगैसम होता है ना, इसको समुद्र का सलाद भी कहा जाता है। और इसको जो समुद्र के किनारे रहने वाले जो जनजातियां होती हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, इसका सारगैसम का। ये हाई प्रोटीन फैट वसा से युक्त और उससे कार्बोहाइड्रेट से युक्त होता है। आगे चलिएगा अगले पर। मानव कोशिका के भीतर वह कौन सा कोशिकांग है जिसके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है और जो श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो देखिए, हमारे श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि जो हम फेफड़े से सांस लेते हैं उसमें हमारी जो गैसों में तमाम गैसें गई हुई हैं, उनमें से ऑक्सीजन गैस को फेफड़े में जाने के बाद वहां पर जो हृदय होता है ना, धमनी से निकला हुआ रक्त वो जो खींच लेता, ऑक्सीजन से वो संयुक्त हो जाता है, हीमोग्लोबिन रिएक्शन कर लेता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, वो शरीर को सप्लाई कर देता है। वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ग्लूकोज का विखंडन करने का काम करता है। इसलिए शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंच करके वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसी के फलस्वरूप एनर्जी बनती है और हमारा शरीर और हमारे शरीर की कोशिकाएं काम करती हैं। आगे देखिएगा सवाल, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही द्वारा सुनाए गए निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? अपने ही निर्णय पर पुनरावलोकन करने की शक्ति है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 137 है। वह अनुच्छेद कौन सा है? 137 है। जानकारी लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय को अपनी स्वयं की दी हुई समीक्षा शक्ति का प्रदान करता है 137। यदि न्यायालय को लगता है कि उसके पिछले फैसले में कोई त्रुटि थी या नया तथ्य सामने आया है, तो वह अपने पुराने फैसले को बदल सकता है। जैसे पेरुबारी केस को केशवानंद केस से बदल दिया गया था। अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है 19। अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किस कथन को परिभाषित करता है? किसकी बात कह रहा है? ग्रेसम का नियम किसकी व्याख्या करता है? तो ग्रेसम का नियम कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देती है? बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये किसका नियम है भाई? ग्रेसम का नियम है। आगे बढ़िएगा, चलते हैं 20 नंबर में। कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है जो राज्य के लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने का काम करती है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली के विषय में कह रहा है, तो सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी होती है? शारदा नहर प्रणाली होती है सबसे बड़ी। शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस नहर का निर्माण 1928 में पूरा हुआ था। यह नेपाल सीमा के पास बनबसा नामक स्थान से शारदा यानी कि जिसको काली नदी कहा जाता है उसी से निकाली गई है। यह मुख्य रूप से रुहेलखंड अवध के क्षेत्रों पीलीभीत लखीमपुर हरदोई लखनऊ की सिंचाई करती है। ऊपरी गंगा नहर जो है ना वो हरिद्वार से निकाली गई है। आगे बढ़िएगा, 21 में कह रहा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण के लिए दीवाने रियासत नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? किसकी बात कह रहा है ये? दीवाने रियायत की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। उसने अपनी विशाल सेना का खर्च कम करने के लिए वस्तुओं की कीमतें तय कर दी थी। इस व्यवस्था को लागू करने और व्यापारियों पर नजर रखने के लिए उसने दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्री और सहना ये मंडी यानी बाजार अधीक्षक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान ये चहलगानी 40 सरदारों का दल बनाया था। ये बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान देने योग्य हैं, इनको याद रखिएगा। आइए 22 में कह रहा ऑप्टिकल फाइबर जिसके माध्यम से इंटरनेट का तीव्र डेटा संचारित किया जाता है प्रकाश के कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसको तो हमने कई बार पढ़ाया होगा। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। अगला सवाल आता है आपके सामने 23। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर है जिसे किसके संरक्षण और निगरानी के लिए तैयार किया गया है? किसकी बात कह रहा है ये? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर है जिसे किसके संरक्षण और निगरानी के लिए तैयार किया गया है? तो जो मॉन्ट्रेक्स रजिस्टर है ना वो संकटग्रस्त
आर्द्र भूमियां यानी कि वेटलैंड का रिकॉर्ड दर्ज करता है। जी हाँ, किसका? वेटलैंड का। इसको इसका रिकॉर्ड तय करता है। 24 में 1855-56 का ऐतिहासिक संथाल विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के खिलाफ किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? सवाल क्या कह रहा है? 1855-56 का ऐतिहासिक संथाल विद्रोह की बात करें तो यहां पर आप सभी का उत्तर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। यहां पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई? सिद्धू और कान्हू। आगे देखिएगा, 1857 की क्रांति से ठीक पहले 55-56 में बिहार बंगाल के राजमहल पहाड़ियों यानी कि दामिनी कोह क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। इस आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व चार भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव इन लोगों ने किया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से साहूकारों के भारी कर्ज और अंग्रेजों के उत्पीड़न के खिलाफ था। बिरसा मुंडा ने 1899 में मुंडा उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखिएगा, 25 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 25 में कह रहा है कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप किस भौगोलिक विशेषताओं के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया में प्रसिद्ध है? तो भैया ये है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के कारण, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी विकल्प हो जाता है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। यह भारत की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें आज भी, है ना, इसमें आज भी राख और धुआं निकलता रहता है। इसके पास ही स्थित नारकोंडम द्वीप अंडमान एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। आगे देखिएगा, सवाल आता है 26, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा सबसे बड़ा आर्थिक सुधार लागू किया गया था? किसके तहत ये बात कह रहा है? 101वें संशोधन के तहत बात कह रहा है। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कर लीजिएगा वस्तु और सेवा कर। 101 नंबर का जो संशोधन है वो वस्तु व सेवा कर से संबंधित है, जीएसटी से। वस्तु और सेवा कर का मतलब जीएसटी हो जाएगा। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू है। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष सुधार है जिसने एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार किया। 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है और 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़िएगा, 27 में कह रहा उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती पर उच्च स्तरीय अनुसंधान करने वाला भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां पर स्थित है? भाई भारतीय गन्ना अनुसंधान कई बार मैंने बता लिया है, पिछले सेशन में आप देखिएगा तो कई बार इसकी व्याख्या की गई है। लखनऊ में स्थित है गन्ना अनुसंधान, है ना। अक्सर इसमें छात्र गलती करते हैं, राष्ट्रीय शर्करा यानी चीनी संस्थान की बात करें तो वो कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अगर कह देगा वो शाहजहांपुर में स्थित है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान अगर कह देगा लखनऊ में है। समझ में आ गई? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। आगे, बच्चों में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होने वाला वह कुपोषण जनित रोग कौन सा है जिसमें बच्चे का पेट बाहर निकल आता है और शरीर सूज जाता है? तो ये होता है क्वासिरक्योर। ये कौन सा होता है? ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है, क्वासिरक्योर रोग होता है, जिसमें पेट बाहर निकल जाता है। प्रोटीन की भारी कमी के कारण होता है। 1 से 5 वर्ष के बच्चों में ये होता है ना, भारी कमी से। इसमें बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है और शरीर में पानी भरने के कारण पेट फूल जाता है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। 29, एशियाई देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? किसकी बात कह रहा है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कह रहा है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है भाई? मनीला के अंदर स्थित है एशियाई बैंक का मुख्यालय। ध्यान दीजिए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी कहां पर है? मनीला में है, यानी कि मांडलू योग में है। इसमें 68 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अत्यधिक गरीबी को मिटाना। और चीन के बीजिंग में एशियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? संघाई चीन के अंदर स्थित है। सेशन का आखिरी सवाल जो कि 30 नंबर का सवाल है, कह रहा शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रसिद्ध हिंदी सूफी महाकाव्य पद्मावत की रचना किस कवि के द्वारा की गई है? तो आप सभी को पता है कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी के आसपास शेरशाह सूरी के शासनकाल में रचना की थी। इस महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह और रानी पद्मावती यानी पद्मिनी तथा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की ऐतिहासिक कथा का वर्णन है। जायसी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक और तोता ये हिंद कहा जाता है। जीके में इतनी बातें पर्याप्त रहेंगी।
तो आज के सेशन में उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन हमने 25 मिनट में निपटा लिया। प्रयास हमारा रहेगा कि इसी तरीके से 25 मिनट 20 मिनट में आप सभी को 30 सवालों का विश्लेषण मैं करते जाऊंगा। अब व्याख्या में थोड़े से पॉइंट कम कर दे रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत जाएगा। व्याख्या करके बहुत बड़ा सेशन कर देते थे जिसमें आप लोग उबना भी शुरू कर देते थे, तो आप लोगों की डिमांड पर इस सेशन को हमने छोटा कर दिया। तो उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन पसंद आएगा, और यदि आप चैनल पर नए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो आपको शाम तक मिलेगी जो उस पर वर्तमान भारतीय समाज व प्रारंभिक शिक्षा पर बौद्धकालीन शिक्षा पर आधारित होगी। प्लेलिस्ट में उसका आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट भी, वहां पर जाकर के वीडियो से कनेक्ट होकर के देखिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।